नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जब आप बैंक शब्द को सुनते हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े-बड़े बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, यही सब आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन क्या बैंक का काम सिर्फ बड़े लोगों को और बड़ी कंपनीज को लोन देना है? क्या देश के किसानों, छोटे दुकानदारों और विद्यार्थियों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, उसकी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि पीएसएल। आज हम इसी पीएसएल के बारे में जानेंगे और खास तौर पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए और इसके नियमों के लिए बड़े बदलाव उनको हम समझेंगे। तो चलिए बैंकिंग की इस दुनिया को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? ये क्या भला है? पीएसएल क्या भला है? दोस्तों, पीएसएल आरबीआई द्वारा बनाया गया एक नियम है जो सभी बैंकों को कहता है कि आपको अपने टोटल लोन का एक तय हिस्सा देश के कुछ खास और जरूरी सेक्टर्स को ही देना होगा। इन सेक्टर्स को कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी क्यों? क्योंकि ये वो सेक्टर हैं जो देश के सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर इन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो देश का जो विकास है वो रुक जाएगा। पीएसएल को आप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह का आरक्षण, रिजर्वेशन या कोटा समझ सकते हो। लेकिन ये रिजर्वेशन जो लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि ये रिजर्वेशन होता है भारत की सबसे ज़रूरी सेक्टर्स के लिए। ये कौन-कौन से सेक्टर्स हैं? इन सेक्टर्स के अंदर आता है एग्रीकल्चर, यानी हमारे किसान भाई, जिन्हें खेती के लिए, ट्रैक्टर के लिए और खाद बीज के लिए लोन चाहिए होता है। उसके बाद आता है एमएसएमई सेक्टर्स, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। हमारे छोटे-छोटे उद्योग जो लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं, उनके लिए पैसा। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, ताकि भारत में बना सामान विदेश में बिक सके। एजुकेशन, ताकि हमारे बच्चे बिना पैसे की चिंता के पढ़ लिख सके। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, ताकि हर किसी के सर पर अपनी एक छत हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे स्कूल, अस्पताल, इन सब को बनाने के लिए लोन चाहिए हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे कि सोलर पावर प्लांट लगाना है। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। इन सभी सेक्टर्स को आसानी से लोन मिले, यही पीएसएल का असली मकसद होता है। ये नियम कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और हमारे आज के सबसे मेन हीरो स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी बैंकों पर लागू होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड न्यू पीएसएल रूल। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये कौन है? ये वो बैंक है जो देश के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंचते हैं, जहां बड़े कमर्शियल बैंक की ब्रांच अक्सर नहीं होती। इनका मुख्य काम है कि छोटे किसानों, छोटे दुकानदारों और समाज के कमजोर वर्ग को बैंकिंग सर्विस देना। तो जाहिर है इनके लिए पीएसएल का टारगेट भी बड़ा होगा। पुराना नियम क्या बोलता था? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नियम बहुत सख्त थे। उन्हें अपने टोटल लोन का 75% प्राइवेटी सेक्टर को देना पड़ता था, जिसे बोला जाता है अर्जेस्ट नेट बैंक क्रेडिट। मतलब अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास ₹100 हैं, तो उसे ₹75 किसानों, छोटे उद्योग और दूसरे प्राइवेटी सेक्टर को ही देने पड़ते थे। अब बात करते हैं नए नियम की। नया नियम क्या बोलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को थोड़ी राहत देते हुए इस नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से इस 75% की लिमिट को घटाकर 60% कर दिया गया है। इसका मतलब है स्मॉल फाइनेंस बैंक को अब 15% की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, या कहे तो उन्हें आज़ादी मिलेगी। अब वो अपने ₹100 में से ₹60 प्राइवेटी सेक्टर को देंगे और बाकी बचे ₹40 वो अपने मर्जी से दूसरे प्रॉफिटेबल एरिया में लोन के रूप में दे सकते हैं। जैसे कार लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, इसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं, पहले जो रूल था वो 75% का था। 75% पहले देने पड़ते थे, अब जो 60% कर दिया है। यहाँ मैंने गलती से 60% लिख दिया है, लेकिन ओल्ड रूल के अंदर जो 75% था टोटल अमाउंट का, अब नया रूल जो है उसके अंदर 60% कर दिया है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आरबीआई ने ये बदलाव किया क्यों? क्यों करना पड़ा आरबीआई को ये बदलाव? आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये 15% की छूट दी क्यों? क्या आरबीआई नहीं चाहता कि पैसा प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बदलाव के पीछे आरबीआई की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। पहला कारण है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। सोचिए,
जब किसी बैंक को जबरदस्ती अपने 75% लोन कुछ गिने-चुने सेक्टर्स में ही देने पड़े, तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कल को खेती का सेक्टर डूब जाता है, तो बैंक भी डूब जाएगा। अब 15% की जो आज़ादी इन्हें मिली है, वो इससे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अलग-अलग सेक्टर्स में अपने पैसे को लोन के रूप में वो बाँट सकते हैं। दूसरा रीज़न है प्रॉफिटेबिलिटी और मजबूती। बैंक को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट भी कमाना होता है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक इस 15% पैसे को उन सेक्टर्स में लगा सकते हैं जहां उनकी एक्सपर्टीज है, यहाँ जहां उन्हें पता है प्रॉफिट दिखता है, मतलब उन्हें शोर श्योर है कि वहां से प्रॉफिट तो आना ही आना है। इससे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो सुधरेगी और बैंक जो है और भी मजबूत बनेंगे। उसके अलावा एक और रीजन है, वो है जो नियम है उनकी कंसिस्टेंसी। बड़े कमर्शियल बैंक के लिए जो पीएसएल का टारगेट है वो 40% है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टारगेट 75% था। इस अंतर को कम करके आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में कंसिस्टेंसी लेके आ रहा है नियमों के अंदर। मीन्स सबके लिए काइंड ऑफ सेम से नियम बना रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं, व्हाई इज दिस टॉपिक इम्पोर्टेंट? ये टॉपिक जरूरी क्यों है यूपीएससी के रिलीवेंस से? देखिए, ये सिर्फ एक बैंकिंग रूल का बदलाव नहीं है। ये जुड़ा है इंडिया की इकोनॉमी से, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से और इंडिया की जो इंक्लूसिव ग्रोथ से उससे ही जुड़ा हुआ है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि आरबीआई का रेगुलेटरी रोल क्या है। आरबीआई कैसे नियमों को बदलकर अर्थव्यवस्था को एक दिशा देता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है क्या लोन समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं, क्रेडिट एसेस की समस्या क्या है और सरकार उसे पीएसएल जैसी स्कीम से कैसे सोल्व कर पा रही है। ये बदलाव इंडिया की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच का एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पुराना जो नियम था, पीएसएल टारगेट था, वो 75% का था। नया नियम जो है उनको 65% टारगेट देता है। ये बदलाव स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उन्हें अपने रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सुधारता है। तो ये बदलाव स्मॉल फाइनेंस बैंक को थोड़ी राहत की सांस देता है, उन्हें मजबूत बनाता है, लेकिन साथ ही 60% का टारगेट ये भी सुनिश्चित करता है कि देश के विकास का पहिया यानी हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर है, वो रुकना नहीं चाहिए। उसके पास पैसे का फ्लो बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कुछ डाउट है आपका तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।